हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्न टू कम्पीट। माय नेम इज हरदीप सिंह ठाकुर और आज हम करने वाले हैं राजस्थान स्टैट इकोनॉमिक्स के बचे हुए 50 क्वेश्चन। पार्ट 1 में हम पहले 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। अब हम करेंगे सेकंड 50 क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, अब हम आगे वाले 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रेबिस सिंगर हाइपोथेसिस रिलेट टू। प्रेबिस सिंगर हाइपोथेसिस किससे रिलेट करती है? बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्री, term of trade of developing countries, prevalence of poverty among developing countries and inequality of income in the developing countries। देखिए, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज और टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जो प्रेबिस थे उन्होंने यूके का डाटा डिस्कस किया था 1870 से लेके 1940 के बीच, और उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि ट्रेड की एक टेंडेंसी होती है कि वो प्राइमरी गुड्स से डाइवर्ट होके मैन्युफैक्चर और कैपिटल गुड्स के फेवर में जाता है। ओके, तो डेवलपिंग कंट्री क्योंकि प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस करती हैं तो उनके फेवर में ना आके टर्म ऑफ ट्रेड किसके फेवर में रहता है? मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज के फेवर में रहता है, यानी डेवलप कंट्री के फेवर में आता है। तो सिंगर ने भी अपनी हाइपोथेसिस दी और प्रेबिस की हाइपोथेसिस को बैक किया था। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टर्म ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात करती है प्रेबिस सिंगर हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट रन प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू। शॉर्ट रन प्रोड्यूसर सरप्लस किसके इक्वल होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर आप जो भी कमा रहे हैं वो आपका सरप्लस है। तो यहाँ पे 101 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए cobbler buy leather for 100 rupees and thread for 50 and use them to produce and sell 500 rupees worth of shoes to consumer, the contribution to GDP is। देखिए, जीडीपी की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, उनकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनी है उसकी वैल्यू कितनी है? 500 रुपीज। ये क्या थी? ये इंटरमीडिएट गुड थी। ठीक है, तो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 500 रुपीज रहेगा, क्योंकि फाइनल वैल्यू कितनी है? 500 रुपीज ही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 103 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसे हम कहते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब फैक्टर कॉस्ट में क्या क्या आते हैं? रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है। रेंट हम किसके लिए देते हैं? लैंड के यूज के लिए देते हैं। इंटरेस्ट हम किसके लेते हैं? कैपिटल के यूज के लिए देते हैं। प्लस लेबर के यूज के लिए हम वेजेस देते हैं। प्लस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम प्रॉफिट रखते हैं। ठीक है, तो इन सबको मिला के आ जाता है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, यानी कि रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस वेजेस प्लस प्रॉफिट। तो 104 का है आंसर ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following method provides the best linear unbiased estimator in the presence of heteroscedasticity। तो heteroscedasticity की प्रेजेंस में इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट लीनियर एंड अनबाइज्ड एस्टिमेटर देता है? वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड, ओएलएस मेथड, या फिर इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल मेथड। देखिए, हेटेरोस्कैडास्टिसिटी क्या होती है? जब वेरिएंस ऑफ एरर टर्म कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि वेरिएंस इस केस में कांस्टेंट नहीं आता है, वो हेटेरोस्कैडास्टिसिटी की प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे बेस्ट एस्टिमेटर जो होता है वो वेटेड लीस्ट स्क्वायर ही देता है। ओएलएस का अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वो हमें एफिशिएंट एस्टिमेटर नहीं देगा। ठीक है, तो अगर हमने एफिशिएंट एस्टिमेटर लेना है, वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो 105 का आंसर जो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी इज यूज्ड टू मेजर। कोस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी किस लिए मेजर की जाती है? कोस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी क्या होता है कि यानी आउटपुट के चेंज होने से या फिर क्वांटिटी के चेंज होने से टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा या कम होने से कॉस्ट में चेंज आता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इकोनॉमी को स्केल बता रहा है यहाँ पे, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी में आप जब प्रोडक्शन करते हैं तो उससे हमें जो प्रॉफिट मिलता है उसे हम इकोनॉमी ऑफ स्केल कहते हैं। तो कोस्ट आउटपुट इलास्टिसिटी यूज्ड टू मेजर इकोनॉमी ऑफ स्केल। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इक्वेशन कंजम्पशन इज इक्वल टू में 60 प्लस 0.6y एमपीसी इज इक्वल टू में एमपीसी निकालना है। सबसे आसान क्वेश्चन इन्होंने ये दिया हुआ था। हमें पता है कंजम्पशन फंक्शन होता है a प्लस बी वाई। ए होती है हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी होता है हमारी मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और वाई होती है हमारी इनकम। ठीक है, तो एमपीसी क्या होता है? ये बी की वैल्यू होती है, और यहाँ पे बी क्या है? 0.6। तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.6 आ जाएगी। इफ द फर्म्स डिमांड इज इलास्टिक अंडर द मोनोपोली। फर्म की अगर डिमांड इलास्टिक है मोनोपोली के केस में तो क्या होगा? द मार्कअप इज स्मॉल एंड द फर्म हैज मोर मोनोपोली पावर। देखिए, मार्कअप क्या होता है? बेसिकली प्रॉफिट को ही हम मार्कअप कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे प्रॉफिट को मार्कअप मान के चले तो मार्कअप इज स्मॉल एंड द फर्म हैज मोर मोनोपोली पावर। मार्कअप स्मॉल होगा यानी कि प्रॉफिट कम होगा और फर्म के पास ज्यादा मोनोपोली पावर होगी।
मार्कअप इज लार्ज यानी प्रॉफिट इज लार्ज एंड फर्म हैज लिटिल मोनोपोली पावर। मार्कअप यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा और फर्म के पास मोनोपोली पावर कम होगी। यहाँ पे मार्कअप लार्ज है और फर्म डज नॉट हैव मोनोपोली पावर। मार्कअप इज स्मॉल एंड फर्म हैज लिटिल मोनोपोली पावर। देखिए हमें पता है कि डिमांड जितनी ज़्यादा इलास्टिक होगी मोनोपोली पावर उतनी ज़्यादा कम होगी, और मोनोपोली पावर अगर कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। अब ये दोनों केस देख लीजिए कि मार्कअप भी किस केस में कम है और मोनोपोली पावर भी किस केस में कम है। यहाँ पे मार्कअप स्मॉल है, फर्म के पास मोनोपोली पावर ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मार्कअप लार्ज है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे भी मार्कअप लार्ज है, ये भी गलत हो गया। मार्कअप इज स्मॉल एंड फर्म हैज लिटिल मोनोपोली पावर, तो ये आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, यानी कि 108 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने मैचिंग करनी है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड हमें दी गई थी एडम स्मिथ के द्वारा। ओके, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ ट्रेड हमें दी थी हेक्सरोलिन ने। ऑफर कर्व की बात किसने की थी, मार्शल ने की थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी हैबरले ने दी थी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का 3, सेकंड का 1, सी का 2 एंड डी का 4। तो 3, 1, 2, 4 इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द फिलिप कर्व अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू द नेचुरल रेट व्हेन। देखिए फिलिप कर्व के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पे कब आता है, व्हेन नॉमिनल वेजेस आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वेजेस, रियल वेजेस आर बैक एट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल, नॉमिनल वेजेस आर ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल वेजेस। देखिए क्या क्या होता है जब हमारे वर्कर जो हैं, ठीक है, वो इन्फ्लेशन को कुछ एक्सपेक्ट करके अपने वेजेस डिसाइड करते हैं। ओके, अब मान लीजिए उन्होंने कुछ अपना वेजेस डिसाइड किया कि उनका मानना है 4% इन्फ्लेशन रहेगा, तो उसके हिसाब से वेजेस उन्होंने अपने बढ़वा लिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करी, और एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज करने से प्राइजेस इंक्रीज हो गए। अब प्राइजेस जो हैं इससे ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। ज्यादा प्राइस इंक्रीज होने से फर्म्स क्या करेंगी, ज्यादा आउटपुट करेंगी, ज्यादा बेनिफिट कमाएंगी, ठीक है। अब वर्कर्स को लगेगा कि हमारे नॉमिनल वेजेस जो है इंक्रीज हो गए, यानी वेजेस जो है हमारे इंक्रीज हो गए हैं, जबकि उन्हें ये नहीं पता कि प्राइजेस उससे ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो बेसिकली वो मनी इल्यूजन के केस में रहेंगे। तो मनी इल्यूजन में वो रहेंगे जब तक कि उनको रियलाइज ना हो जाए कि उनका रियल वेजेस जो है कम हो गया है, और जैसे ही उनको रियलाइज होगा वो अपने रियल वेजेस को बढ़ाने की डिमांड करेंगे, और जब वो बढ़ाने की डिमांड करेंगे देन रियल वेजेस आर बैक एट द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल, और रियल वेजेस वापस लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल पे आ जाएंगे। तो फिलिप्स के अकॉर्डिंग अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू द नेचुरल रेट। अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट पे कब आएगा, व्हेन रियल वेजेस आर बैक एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेजेस अवॉइड। देखिए हेजेस का मतलब होता है टू अवॉइड द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया हुआ है वो ट्रांजैक्शन रिस्क और फाइनेंशियल लायबिलिटी है, जो बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि हेजेस जो है वो अवॉइड करते हैं ट्रांजैक्शन रिस्क और फाइनेंशियल लायबिलिटी। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं हेजिंग ट्रांजैक्शन रिस्क के बारे में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है जो आयोग के द्वारा दिया गया है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो ट्रांजैक्शन रिस्क और फाइनेंशियल लायबिलिटी है ये भी एक्सचेंज रिस्क का ही पार्ट है, एक्सचेंज रिस्क और फॉरेन करेंसी का ही पार्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता था ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी गलत बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता था। ओके, तो यहाँ बी और डी दोनों हो सकते हैं, जबकि फॉर्म आयोग ने जो है वो डी माना है, तो इसमें कोई गलती नहीं है, यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। इन्फ्लेशन किस मेथड से यूज किया जाता है। देखिए 2014 तक तो हम WPI का यूज कर रहे थे। ओके, अब यहाँ पे आयोग ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन डी दिया है, जो कि गलत है। 2014 तक अगर हम बात करें तो हम WPI का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम यूज करते हैं CPI कंबाइंड का। ओके, यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड का हम यूज करते हैं, जिसका डाटा हमें कौन देता है, NSO देता है। इसके अलावा हम अलग से CPI भी निकालते हैं, CPI फॉर एग्रीकल्चर वर्कर, CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर एंड CPI फॉर रूरल लेबर, और इनका डाटा हमें कौन देता है, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर देता है। ठीक है, तो CPI कंबाइंड हो गया, जिसमें हम CPI रूरल और अर्बन दोनों की बात करते हैं, इसका डाटा हमें NSO देता है। ठीक है, तो CPI का यूज, CPI कंबाइंड का यूज अब हम इन्फ्लेशन के लिए करते हैं, इन्फ्लेशन मापने के लिए करते हैं, लेकिन 2014 तक हम WPI का यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे इसका आंसर डी देना गलत है। तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल चैलेंज किया जा सकता है, 112 का आंसर डी नहीं होगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली आंसर ही गलत दिए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, sectoral share of agriculture and allied sector and manufacturing in a nominal GVA in the year 2019-20 was। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 18.4 एंड 14.7, जो कि आयोग ने भी यही दिया हुआ है, इसमें कोई भी
गलती नहीं है। इन सपोर्ट प्राइजेस गवर्नमेंट सेट द प्राइस। देखिए सपोर्ट प्राइजेस क्या होते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की हम बात करते हैं, जो कि गवर्नमेंट सबसे कम प्राइस जो रखती है, जिसे हम प्राइस फ्लोर कहते हैं। और प्राइस फ्लोर कैसे रखा जाता है, प्राइस फ्लोर इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर रखा जाता है और प्राइस सीलिंग इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे रखी जाती है। ये प्राइस सीलिंग है, ये प्राइस फ्लोर है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। ओके, जब प्राइस हम फ्लोर सेट करते हैं तो इकोनॉमी में डिमांड के कंपैरिजन सप्लाई बढ़ जाती है, और जब हम प्राइस सीलिंग लगाते हैं, प्राइस सीलिंग का मतलब है कि इकोनॉमी में इससे ज़्यादा प्राइस नहीं जाना चाहिए, तब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम हो जाती है। तो डिमांड को बढ़ाने के लिए हम प्राइस सीलिंग लगाते हैं, ताकि प्राइस अगर ज़्यादा चला जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगी, तो प्राइस सीलिंग लगाते हैं ताकि डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए। प्राइस फ्लोर लगाया जाता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना होना चाहिए, जिससे क्या होता है, एग्रीकल्चर को बूस्ट मिलता है, किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, तो इसके कारण सप्लाई बढ़ जाती है डिमांड के कंपैरिजन। ठीक है, तो प्राइस फ्लोर जो लगाया जाता है वो सप्लाई को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, तो इसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं, जिसे गवर्नमेंट सेट द प्राइस अबोव फ्री मार्केट लेवल, अबोव फर्म फिक्स कॉस्ट, बिलो फ्री मार्केट लेवल एंड बिलो फर्म्स वेरिएबल कॉस्ट। अबोव फ्री मार्केट लेवल इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया प्राइस फ्लोर अबोव लगाया जाता है, तो ये केस होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का, या फिर कह लीजिए प्राइस फ्लोर का। बिलो मार्केट लेवल का केस अगर हम बात करें, ये केस होता है प्राइस सीलिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स आर यूजफुल टू फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ। देखिए डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स का यूज किया जाता है फॉर ऑटो कोरिलेशन, यानी ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हम डर्बिन वाटसन स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। अब ऑटो रिलेशन की प्रॉब्लम क्या होती है, जहां पे एरर टर्म्स जो होती हैं वो आपस में कोरिलेटेड हो, इसे हम ऑटो कोरिलेशन कहते हैं। हिट्रोस्कैटरी की बात हम कर चुके हैं। मल्टी कोलिनियरिटी क्या होता है, जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है आपस में कोरिलेट कर जाएं, उसे हम मल्टी कोलिनियरिटी कहते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑटो कोरिलेशन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट FRBM कब लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो लाया गया था ऑप्शन सी यानी कि 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेल्थ इफेक्ट ऑन ए वेलफेयर इज एसोसिएटेड विद। वेल्थ इफेक्ट ऑन ए वेलफेयर इज एसोसिएटेड विद शिफ्ट इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। वेल्थ इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वेल्थ इफेक्ट का मतलब होता है किसी पर्सन के पास ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगी, और ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होने से उसकी कंजम्पशन बढ़ जाती है, कंजम्पशन बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होगा, नई कैपिटल मार्केट में आएंगी, और कैपिटल जो नई मार्केट में आती हैं वो टेक्नोलॉजिकली एफिशिएंट होती हैं, और जिसके कारण एफिशिएंसी हमारी बढ़ जाती है, और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है वो आउटसाइड रोटेट हो जाता है। अगर आपने कभी देखा हो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आउटसाइड रोटेट होने का रीजन क्या होता है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। और जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन भी इंक्रीज होती है, तो शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इस केस में होगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इकोनॉमिक रेंट। देखिए इकोनॉमिक रेंट होता क्या है, मान लीजिए आप 30,000 कहीं पे कमा रहे हैं। ओके, अब आपको ऐसा लगता है कि 20,000 आप कहीं भी जाके कमा सकते हैं, 20,000 आपको कोई भी फर्म दे देगी, लेकिन जिस प्रेजेंट फर्म में आप काम कर रहे हैं वो आपको 30,000 दे रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच के गैप कितना हो गया, 10,000 हो गया। ये 10,000 क्या है, इकोनॉमिक रेंट है, और ये 20,000 क्या है, ट्रांसफर अर्निंग है। ठीक है, ये वो अर्निंग है जो आपको कहीं भी मिल सकती थी, लेकिन इकोनॉमिक रेंट क्या है, वो रेंट है जो आपको प्रेजेंट जॉब में एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक रेंट की बात करें, यह है विलिंगनेस टू पे फॉर एन इनपुट माइनस मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड टू बाय इट। मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट टू बाय इनपुट, मान लीजिए कोई लेबर है, उसको मिनिमम अमाउंट जो है बाय करने का वो 20,000 था। ओके, लेकिन फर्म उसे कितना दे रही है, 30,000 दे रही है, तो इसे ही हम इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। इकोनॉमिक रेंट क्या होता है, जो हम एक्चुअली में गेन कर रहे हैं माइनस में ट्रांसफर अर्निंग। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी suggests that investment in human capital, innovation and knowledge leads to economic growth। ये बात बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड नॉलेज रिड्यूस द डिमिनिशिंग रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों करेक्ट यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी आउटपुट ग्रोथ रिजल्ट फ्रॉम। ट्रेडिशनल नियो क्लासिकल ग्रोथ थ्योरी की हम बात करें तो आउटपुट ग्रो जो होता है वो किसकी वजह से होता है, इंक्रीज इन लेबर क्वांटिटी एंड क्वालिटी,
इंक्रीज इन कैपिटल, आपने के अपॉन में एल रेशो देखा होगा अगर सोलो मॉडल के केस में, तो ये दोनों चीजें आती हैं, लेबर की क्वांटिटी क्वालिटी बढ़ाने से भी, कैपिटल बढ़ाने से भी और टेक्नोलॉजी बढ़ाने से भी। तो ए बी डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 120 का। द प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद, प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म की बात की थी डेविड ह्यूमे ने। ओके, अब इन्होंने कहा क्या था, इन्होंने कहा था कि इकोनॉमी में अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का इम्बैलेंस चल रहा है तो ये ऑटोमेटिकली करेक्ट किया जा सकता है। ओके, पर ये बात किसकी कर रहे थे, गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे। इनका क्या कहना था कि जो इकोनॉमी में करेंसी चल रही है वो गोल्ड कॉइन है। ओके, और जो सेंट्रल बैंक है उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, ये दोनों इनकी अजम्पशन थी, एक तो इकोनॉमी में जो करेंसी है वो गोल्ड कॉइन है और सेंट्रल बैंक का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है। तो क्या होगा, अगर हमारी कंट्री में इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है तो इस केस में बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आएगा, यानी कि हमारा गोल्ड जो है वो बाहर जा रहा है। गोल्ड बाहर जाने का मतलब है कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो गई। ठीक है, हमारा गोल्ड बाहर चला गया, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो गई। और हमें पता है, क्लासिकल के केस में भी हमने पढ़ा है, जब मनी सप्लाई कम हो जाती है तो इसका मतलब है प्राइजेस कम हो जाते हैं। अब क्योंकि प्राइजेस कम हुए हैं तो इसका मतलब है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हमारी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस कम हैं तो हमारा एक्सपोर्ट सस्ता है, सस्ता होने से एक्सपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली जो इम्बैलेंस था उसमें वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहना था डेविड ह्यूमे का। इस इनकी थ्योरम को द्वारा अपग्रेड भी किया गया था, जहां पे हमने गोल्ड कॉइन को रिप्लेस करके पेपर करेंसी का यूज किया था और वहां पे हमने सेंट्रल बैंक का रोल भी ऐड किया था। ठीक है, जबकि डेविड ह्यूमे ने जो ओरिजिनल थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने गोल्ड कॉइन की बात की थी और उन्होंने कहा था सेंट्रल बैंक का यहाँ कोई रोल नहीं होता। तो प्राइस स्पेसिफिक फ्लो मैकेनिज्म इन एसोसिएटेड विद बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि यहाँ पे जो आंसर है इसका वो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरटेम्पोरल कंज्यूमर चॉइस मींस, इंटरटेम्पोरल कंज्यूमर चॉइस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर आज कंज्यूम नहीं करता, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो फ्यूचर में अपना कंजम्पशन लेवल इंक्रीज कर सकता है। यानी कि अगर लोग आज सेविंग करेंगे, आज कम कंज्यूम करेंगे तो फ्यूचर में वो बेटर ऑफ होंगे, यानी कि अच्छी सिचुएशन में होंगे और उनकी कंजम्पशन लेवल फ्यूचर में हाई रहने वाला है। ओके, तो बेसिकली इंटरटेम्पोरल कंज्यूमर चॉइस का मीन्स मतलब होता है चॉइसेस इन्वॉल्विंग डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में आप कितना कंज्यूम करना चाहते हैं। अगर आप आज सेव करेंगे तो कल आप ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, अगर आप आज ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो कल को आपको कम कंज्यूम करना पड़ेगा। ये मतलब होता है इंटरटेम्पोरल कंज्यूमर चॉइसेस का। तो यहाँ पे 122 का जो आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द एजवर्थ मॉडल ऑफ ड्यूओपोली विच ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज ट्रू? द डुओपोलिस रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, ये गलत है, ना कॉर्नट, ना एजवर्थ और ना बर्टन, ये कोई भी इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इट एक्सप्लेन प्राइस रिजिडिटी, ये भी गलत है, ये हम किंग डिमांड के केस में पढ़ते हैं। ईच डुओपोलिस अज्यूम द अदर कीप्स हिज प्राइस कांस्टेंट, ये बिल्कुल सही है, बर्टन के केस में भी ये होता है। जबकि कॉर्नेट के केस में क्या होता है, ईच डुओपोलिस्ट अज्यूम दैट हिज ओपोनेंट विल कीप इट्स आउटपुट कांस्टेंट, यहाँ पे आउटपुट की बात होती है। जबकि बर्टन और एजवर्थ के केस में किसकी बात कर रहे हैं, हम प्राइजेस की बात कर रहे हैं। ईच डुओपोलिस अज्यूम द अदर कीप्स द क्वांटिटी कांस्टेंट, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम फॉर द गिवन डाटा? हमें ये डाटा दिया हुआ है, हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है। देखिए हमें पता है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड। यहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई से माप रहे हैं, प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन क्या है हमारा 50 प्लस 0.8 वाई डी प्लस इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी 100 प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है 30, ये आ गया वाई। वाई इज इक्वल टू में 50 प्लस 0.8, ये क्या है हमारी डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम कितनी होगी, वाई माइनस टैक्स कितना है हमारा 20%, यानी कि 0.2 वाई प्लस 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा 130। तो ये क्या आएगा हमारा 50 प्लस 0.8 वाई, एक वाई में से 0.2 वाई गया तो कितना बच गया 0.8 वाई प्लस 130। वाई इज इक्वल टू में 50 प्लस 130 यानी कि 180 प्लस 0.8 मल्टीप्लाई भी 0.8 0.64 वाई। अब ये वाली टर्म जो है इस साइड आ जाएगी, यानी कि y माइनस 0.64 वाई इज इक्वल टू में 180। जब y में से 0.64 y जाएगा ये आ जाएगा 0.36 y इज इक्वल टू में 180। y इज इक्वल टू में 180 अपॉन में 0.36,
ये पॉइंट हटेगा, ऊपर मल्टीप्लाई में 100 लग जाएगा। 36 से जाएगा 5 पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 500, यानी इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोसोनी पावर डिपेंड अपॉन। देखिए मोनोसोनी क्या होती है, जहाँ पे सिंगल बायर होता है। मोनोपोली क्या होती है, जहाँ पे सिंगल सेलर होता है। मोनोपोली पावर डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। जितनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा होगी उतनी मोनोपोली पावर कम होगी। मोनोसोनी पावर डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे। जितनी ज़्यादा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी उतनी मोनोपोली पावर कम होगी। जितनी कम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी उतनी मोनोपोली पावर ज़्यादा होगी। अगर हमारे बायर को पता है कि हमारा सेलर जो है अपनी सप्लाई को चेंज नहीं कर सकता, उसने मार्केट में कुछ आउटपुट निकाल दिया, अगर इस बायर ने नहीं खरीदा तो उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, यानी बायर इस चीज़ का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जब इस केस में कम है, यानी कि हमारा प्रोड्यूसर जो है एक बार मार्केट में आउटपुट ले आया, जैसे हम वेजिटेबल के केस में देखते हैं, वेजिटेबल की इलास्टिसिटी सप्लाई कम होती है, एक बार मार्केट में आ गई वो वापस उसे स्टोर करके नहीं रख सकता वरना वो खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम है और बायर सिर्फ सिंगल है, यानी कि बेचनी सिर्फ इसे ही पड़ेगी, तो इसका फायदा बायर उठाएगा। यानी मोनोसोनी पावर ज़्यादा होती है जब इलास्टिसिटी सप्लाई कम होती है, और मोनोसोनी पावर कम होती है जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी मोनोसोनी पावर डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मुंडल-फ्लेमिंग मॉडल शोज द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन। मंडल-फ्लेमिंग मॉडल शोज द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी। स्मॉल ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं मंडल-फ्लेमिंग मॉडल में, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन, ये हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है एंड टोटल कॉस्ट फंक्शन, और यहाँ पे हमें क्वांटिटी दी है 100 यूनिट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हमें बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट का यूज किया गया है। तो सबसे पहले हमें मार्जिन रेवेन्यू और मार्जिन कॉस्ट निकालना पड़ेगा। टोटल रेवेन्यू क्या है, 1400 क्यू माइनस 6 क्यू स्क्वायर। मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी। तो ये कितना आ जाएगा, 1400 क्यू का क्या बन जाएगा 1400 माइनस 6 क्यू स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई विद 6 क्यू। तो ये कितना आ गया 1400 माइनस 12 क्यू, और क्यू की वैल्यू हमें कितनी दी है 100 दी है। तो ये कितना आ जाएगा 1400 माइनस 12 मल्टीप्लाई विद 100, यानी कि 1400 मल्टीप्लाई विद माइनस 1200। तो 1400 में से 1200 गया, कितने बचे 200। मार्जिन रेवेन्यू कितना आ गया हमारा 200। इसी तरह हमारे पास टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 1500 प्लस 80 क्यू। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी। तो 1500 जब वो क्वांटिटी से जाएगा ये कितना आ गया 0 प्लस 80 क्यू का क्या बन जाएगा 80। तो मार्जिनल कॉस्ट कितना आ गया हमारे पास 80। अब देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, मार्जिन रेवेन्यू ग्रेटर देन मार्जिन कॉस्ट। मार्जिन रेवेन्यू 200 है, मार्जिन कॉस्ट 80 है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मार्जिन कॉस्ट 80, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। मार्जिन रेवेन्यू लेस देन मार्जिन कॉस्ट, मार्जिन रेवेन्यू जो कि 200 है मार्जिन कॉस्ट से कम है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मार्जिन रेवेन्यू इक्वल मार्जिन कॉस्ट, ये भी हम देख सकते हैं इक्वल नहीं है, मार्जिन रेवेन्यू 200 है मार्जिन कॉस्ट 80 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक कौन सा है, ऑप्शन ए एंड बी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, जबकि आयोग ने आंसर सी दिया हुआ है। तो ये आप चैलेंज कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इंडिकेट। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व क्या इंडिकेट करती है, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री कॉस्ट, डिक्रीजिंग इंडस्ट्री कॉस्ट, कांस्टेंट इंडस्ट्री कॉस्ट। देखिए लॉन्ग रन सप्लाई कर्व जो होती है इंक्रीजिंग इंडस्ट्री कॉस्ट में अलग होगी, डिक्रीजिंग इंडस्ट्री कॉस्ट में अलग होगी, और कांस्टेंट इंडस्ट्री कॉस्ट में अलग होगी। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज आएगा। ओके, या तो इन्होंने ऑप्शन दिए होते इसमें ए बी सी या ए बी बी सी, तो ये ठीक हो जाता। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज आना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर, जबकि आयोग ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन सी दिया है कि लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इंडिकेट कांस्टेंट कॉन्ट्रास्टी, ठीक है, जबकि इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। इफ ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड पर्पजली इट इज कॉल्ड ए मेथड ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये बात बिल्कुल सही है, ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। इफ ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड इन एन एड होक मैनर इट इज कॉल्ड मेथड ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है, जब एड होक मैनर में करते हैं हम तो नॉन रैंडम सैम्पलिंग होती है। इफ ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर इट इज कॉल्ड ए मेथड ऑफ नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये गलत है, ये रैंडम सैम्पलिंग का मेथड होता है, ठीक है। जब हम सिस्टमैटिक मैनर में ऑब्जर्व करते हैं तो वो रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, ना कि नॉन रैंडम सैम्पलिंग। इफ ऑब्जर्वेशन आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट इट इज कॉल्ड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, ये भी बिल्कुल ठीक है।
देखिए सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो है वो रैंडम सैम्पलिंग में आता है। रैंडम सैम्पलिंग के 4 टाइप होते हैं बेसिकली। एक होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, एक होता है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और एक होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, तो ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग जो होता है वो रैंडम सैम्पलिंग का पार्ट होता है, जबकि इन्होंने यहाँ नॉन रैंडम दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे गलत है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ए बी डी, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया हुआ है। तो ये भी एक चैलेंजेबल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब होता है? चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट क्वालिटीज, क्वालिटीज की बात हम यहाँ नहीं करते, चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट मार्केट्स, ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का केस होता है। चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फॉर डिफरेंट इलास्टिसिटी, ये एक ब्रॉडर टर्म है, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए ये टर्म बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम स्पेसिफिकली फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम हर एक यूनिट की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया हुआ है ये ठीक हो सकता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट टर्म में बात करें हम तो यहाँ पे यूनिट आना चाहिए था, क्योंकि जब हम सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो अगर बेस्ट हमने ऑप्शन चूज करना है तो वो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ द केन्शियन मल्टीप्लायर इज, तो इसका सीधा सीधा आंसर है बिटवीन 1 एंड इन्फिनिटी, क्योंकि केन्स मल्टीप्लायर होता है 1 अपॉन में मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, और हमें पता है मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है, तो ये 1 अपॉन में 0 इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे, जबकि वैसे डिटरमिनाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम इसे इन्फिनिटी लिखते हैं, या फिर 1 अपॉन में 1 हो जाएगा। तो 1 to इन्फिनिटी के बीच में वेरी करेगी हमारी केन्शियन मल्टीप्लायर की वैल्यू, तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अ पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंडिकेट, पॉजिटिवली स्लोप्ड एग्रीगेट सप्लाई कर्व का क्या मतलब है? मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल बी एसोसिएट विद इंक्रीज इन प्राइसेस लेवल, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट। मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाती है तो क्या हुआ, पहले प्राइस ये था, आउटपुट ये था, ये P1 हो गया, ये Q1 हो गया। डिमांड इंक्रीज होने से प्राइस भी बढ़ गए और आउटपुट भी बढ़ गए। ये यहाँ पे कह रहे हैं इंक्रीज इन प्राइस बट नो चेंज इन आउटपुट, तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे आउटपुट भी बढ़ा है। इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल एसोसिएट विद इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये बात बिल्कुल ठीक है। नो चेंज इन प्राइस लेवल, ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्राइस लेवल भी बढ़ा है। एंड इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल बी एसोसिएट विद इंक्रीज इन बोथ प्राइस लेवल एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डायमेंशन ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इनमें से कौन सा मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स का डायमेंशन नहीं है? तो यहाँ पे आंसर है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में काउंट नहीं करते, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। When the exchange rate change from $1 is equal to में 72, हम $1 के बदले में पहले 72 रुपए दे रहे थे, ठीक है। अब हम $1 के बदले में 68 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। पहले हमें $1 किसी से लेके 72 रुपए देने पड़ रहे थे, अब $1 लेके किसी को 68 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारे रुपीज की वैल्यू बढ़ गई है। तो इसका मतलब है कि रुपीज जो है वो एप्रिसिएट हो गया है और डॉलर जो है वो डेप्रिसिएट हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है रुपीज हैज डेप्रिशिएटेड, ये गलत है। डॉलर हैज डेप्रिशिएटेड, ये बिल्कुल ठीक है। रुपीज हैज एप्रिशिएटेड, ये भी बिल्कुल ठीक है। डॉलर एप्रिशिएटेड, ये गलत है क्योंकि डॉलर की वैल्यू तो कम हुई है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो बी एंड सी हो जाएगा, जबकि आयोग ने जो आंसर दिया हुआ है वो ए दिया हुआ है, जो कि गलत है। तो इसे भी आप चैलेंज कर सकते थे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैक्सिमाइज्ड इन गोल्डन रूल पाथ गिवन बाय एडमंड फेल्प्स। देखिए मैंने गोल्डन रूल पाथ की बात इससे फर्स्ट पार्ट में भी की थी, यानी कि इसी पेपर में इससे पहले क्वेश्चन आया था जहाँ पे स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल की बात की गई थी, ठीक है। तो गोल्डन रूल पाथ क्या कहता है कि वो स्टडी स्टेट लेवल ऑफ कैपिटल होना चाहिए जहाँ पे कंजम्पशन मैक्सिमाइज की जा सके। तो गोल्डन रूल पाथ गिवन बाय एडमंड फेल्प्स किसकी बात करता है? कंजम्पशन मैक्सिमाइजेशन की बात करता है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक ही कंसेप्ट से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए हैं। तो 135 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए मेजर ऑफ, देखिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसको मेजर करता है? ये मेजर करता है डिस्पर्सन को। डिस्पर्सन को और किससे मेजर किया जा सकता है? रेंज से, स्टैंडर्ड डेविएशन से, इंटरक्वार्टाइल रेंज से, ठीक है, और साथ में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से भी। सेंटर टेंडेंसी से को मेजर किससे करते हैं हम? मीन, मीडियन, मोड। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज ए मेजर ऑफ डिस्पर्सन, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काई स्क्वायर टेस्ट मेजर द एसोसिएशन बिटवीन,
इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि टू नॉमिनल वेरिएबल। नॉमिनल वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन देखने के लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करते हैं, तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर मैच करना है हमने सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए सप्लाई साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात की थी डेविड रिकार्डो ने, डिमांड साइड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात की थी अल्फ्रेड मार्शल और एजवर्थ ने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात की थी हैबरलर ने, और रियल कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की गई थी बेस्टेबल एंड अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। तो यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1, बी का आंसर हो जाएगा 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का आंसर हो जाएगा 3 एंड रियल कॉस्ट का आंसर हो जाएगा 2, 1432, 1432, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए, जबकि आयोग के द्वारा ऑप्शन ए दिया गया है जो कि गलत है। ये भी चैलेंज करने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state perform worst in नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स फॉर द रेफरेंस ईयर 2017-18 के हिसाब से वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट थी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस कंजम्पशन डिपेंड अपॉन, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस के हिसाब से कंजम्पशन 3 चीजों पर डिपेंड करती है, इनकम पे, वेल्थ पे, और एक होता है आपकी रिटायरमेंट एज क्या रहने वाली है, यानी रिटायरमेंट की एज कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी इज एन एग्जांपल ऑफ, टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी इज एन एग्जांपल ऑफ रिपीटेड गेम, मोनोसोनी, परफेक्ट कंपटीशन या फिर बायलैटरल मोनोपोली। देखिए टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी जो दी गई थी वो एनाटोल रैपोपोर्ट के द्वारा दी गई थी, और ये किस में यूज होती है, ये गेम्स में यूज होती है। प्रिजनर डेल्मा का केस सुना होगा आपने गेम थ्योरी में, उसमें यूज होती है, यानी कि रिपीटेड गेम्स में ये यूज होती है। ठीक है, अगर एक पर्सन बोलेगा कन्फेशन तो दूसरा भी कन्फेस करेगा, अगर एक पर्सन कन्फेस नहीं करेगा तो दूसरा भी कन्फेस नहीं करेगा। तो रिपीटेड गेम्स के केस में टिट फॉर टैट स्ट्रेटजी यूज की जाती है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन ए है। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट इज एसोसिएटेड विद, देख पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एसोसिएट होता है केन्स मॉडल से। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का क्या मतलब है कि अगर हमारे कंज्यूमर जो है वो सेविंग को इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमी में सेविंग जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ये मतलब है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का। वो कैसे, देखिए सेविंग इंक्रीज होगी यानी कि कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो लोगों इन्वेस्टमेंट और कम हो जाएगी, और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी तो हमें पता है मल्टीप्लायर से इनकम और कम हो जाएगी, और जब इनकम कम हो जाएगी तो सेविंग और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो बेसिकली ओवरऑल सेविंग बढ़ने की बजाय सेविंग कम हो जाती है। ठीक है, जब लोग सेविंग करना शुरू कर देते हैं तो ओवरऑल सेविंग बढ़ने की बजाय सेविंग कम हो जाती है, क्योंकि लोगों की इनकम मल्टीपल टाइम में कम होती है। जैसे ही मल्टीपल टाइम से इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ती है, उसी तरीके से मल्टीप्लायर के केस में इन्वेस्टमेंट कम होने से मल्टीपल में इनकम कम भी होती है। ठीक है, तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट एसोसिएट विद केन्सियन मॉडल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कस्तूरी रंगन कमेटी वाज सेटअप टू फॉर्म, ये हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिलेटेड है, 2017 में बनाई गई थी और 2019 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की थी। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स लॉस अवर्जन इंडिकेट दैट, लॉस अवर्जन का मतलब होता है जो हमारा इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पर्सन जो है वो रिस्क अवर्सर है। ठीक है, वो रिस्क लवर नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर आप गेन की भी बात करेंगे तो वो गेन लेने से ज़्यादा अपने लॉस को कम करने की बात करेगा। ठीक है, आप कहेंगे इससे प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट लेने से ज़्यादा इस चीज़ पे कंसर्न करेगा कि लॉस तो नहीं होएगा मुझे ज़्यादा। लॉस अवर्जन क्या इंडिकेट करता है, टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू प्रेफर अवॉइडिंग शॉर्ट टर्म गेन, शॉर्ट टर्म गेन को प्रेफर करना चाहता है बंदा ओवर लॉन्ग टर्म गेन, ये गलत है। टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू प्रेफर अवॉइडिंग लॉस ओवर एक्वायरिंग गेन, गेन से ज्यादा वो लॉस को अवॉइड करना चाहता है, तो ये रिस्क अवर्सर की यहाँ पे क्वालिटी है। तो बिहेवियरल इकोनॉमी में लॉस अवर्जन का मतलब होता है टेंडेंसी फॉर इंडिविजुअल टू प्रेफर अवॉइडिंग लॉसेस ओवर एक्वायरिंग गेन्स। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें लगाना है, ये लॉ ऑफ डिमांड आया था सबसे पहले, तो ये पहले नंबर पे हो जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी आया था, तीसरे नंबर पे इंडिफरेंस कर्व, एंड चौथे पे रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। रिबिल्ड प्रेफरेंस थ्योरी सबसे लास्ट में आया था। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा बी ए डी सी, बी ए डी सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि आयोग ने ऑप्शन ए दिया है जो कि गलत है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे चैलेंज किया जा सकता था। पिगो इफेक्ट शोज द रिलेशन बिटवीन, देखिए पिगो इफेक्ट क्या बताता है, पिगो इफेक्ट बताता है कि अगर इकोनॉमी में प्राइजेस कम होंगे तो लोगों की रियल वेल्थ इंक्रीज हो जाती है। ओके, अब रियल वेल्थ लोगों की इंक्रीज हो गई है तो लोग कंजम्पशन ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। कंजम्पशन ज़्यादा होने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है और आउटपुट बढ़ जाता है, ये हमें बताता है पिगो इफेक्ट।
तो पिगू इफेक्ट किस किस के बीच में रिलेशन बताता है? फॉलिंग प्राइसेस एंड एक्सपेंशन इन इनकम। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्राइस फॉल होने से बेसिकली इफेक्ट किस पे पड़ रहा है? एम्प्लॉयमेंट पे पड़ रहा है और हमारी इनकम जो है इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिनी कोफिशिएंट इज यूज्ड टू मेजर। गिनी कोफिशिएंट किसके लिए मेजर करते हैं हम? इनइक्वालिटी के लिए। ओके, जिसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में वेरी करती है। 0 का मतलब है कंप्लीट इक्वालिटी, 1 का मतलब है कंप्लीट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे गिनी कोफिशिएंट यूज किसके लिए होता है? इनइक्वालिटी के लिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने ये, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिग्स टेक्निकल चेंज इज न्यूट्रल। हिग्स टेक्निकल चेंज न्यूट्रल कब होता है? जब एमपी के अपॉन में एमपीएल इंक्रीज करे। इस केस में क्या होगा? ये लेबर सेविंग होगा। ठीक है, व्हेन एमपी के अपॉन में एमपीएल डिक्रीज करे, इस केस में ये कैपिटल सेविंग होगा। व्हेन एमपी के अपॉन एमपीएल रिमेन अनचेंज, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे हिग्स टेक्निकल चेंज जो होता है वो न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट हमें दी हुई है। सोशल वेलफेयर फंक्शन इज ए शॉर्ट ऑफ सोशल इंडिफरेंस मैप। सोशल वेलफेयर फंक्शन जो होता है वो एक तरह का सोशल इंडिफरेंस मैप होता है, जिसके अंदर सोशल इंडिफरेंस कर्व्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट सोशल इंडिफरेंस कर्व होती हैं, जो शो करती हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूटिलिटी दैट गिव सेम लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। जैसे इंडिफरेंस कर्व के केस में होता है ना, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स दैट गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, वैसे ही सोशल इंडिफरेंस कर्व में होता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ यूटिलिटी दैट गिव सेम लेवल ऑफ सोशल वेलफेयर। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सोशल इंडिफरेंस कर्व मे नॉट बी कन्वेक्स और कनकेव टू द ओरिजिन, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे बचे हुए 50 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे और समझ में भी आए होंगे। अब यहाँ पे हमारा राजस्थान सेट कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ, कीप लर्निंग। जय हिंद, धन्यवाद।